हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 7th, यानी हमारे संसाधन। दोस्तों आइए हमारे संसाधन में देख लेते हैं जल और बांध से कौन कौन से लाभ होते हैं और इनसे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जल और बांध से होने वाले लाभ और उनकी समस्याएं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। जल और बांध से, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जल का क्या करते हैं, वर्षा के जल का संरक्षण करते हैं। इन्हें किसी जलाशय या बड़े टैंक में एकत्रित रखते हैं दोस्तों, जिससे जल की जो कमी हो रही है उसे पूरी करते हैं। और बांध से क्या होता है, इससे बिजली यानी विद्युत उत्पादन होता है। तो दोस्तों दोनों जरूरी भी हैं, और इनसे होने वाले दोस्तों जो साइड इफेक्ट है, यानी इनसे होने वाली जो दिक्कतें हैं, आम जनमानस को जो दोस्तों परेशानियां होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, आइए उन्हीं पर प्रकाश डालते हैं। तो जल और बांध से लाभ और समस्याएं। जल और बांध से कौन कौन से लाभ होते हैं दोस्तों, और उनकी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं इनसे। तो आइए उन पर एक प्रकाश डाल लेते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी समझ लेते हैं किस तरीके से दोस्तों ये जो आती हैं एग्जाम में, वो टिप्पणियों के रूप में आती हैं 2-2 नंबर में, कि यानी जल और बांध से क्या लाभ होते हैं, उनके कोई 2 लाभ या 2 उनकी हानियां, या उनसे होने वाले 2 दुष्प्रभावों को लिखिए दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले जल और बांध से होने वाले लाभ और समस्याएं समझते हैं। तो जल की कमी वाले क्षेत्र में क्या करते हैं दोस्तों, आइए इन्हें लिखकर समझ लेते हैं। जल की जल की कमी दोस्तों क्या है, जहां पर जल की कमी वाले क्षेत्र, जल की कमी वाले जल की कमी वाले क्षेत्र और अत्यंत निर्धनता वाले क्षेत्र, और अत्यंत निर्धनता दोस्तों, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग निर्धन लोग रहते हैं, निर्धनता वाले अत्यंत निर्धनता वाले क्षेत्र सामान्यतः एक जैसे ही होते हैं। सामान्यतः एक जैसे ही होते हैं। सामान्यतः एक जैसे ही होते हैं। भारतवर्ष में वर्षा भारतवर्ष में वर्षा भारतवर्ष में वर्षा मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। मानसून पर निर्भर करती है। मानसून पर निर्भर करती है। इसलिए इसकी अवधि कुछ ही समय होती है दोस्तों। मानसूनी वर्षा क्या है, यानी बरसात के समय में वर्षा कितनी हो पाती है, बहुत कम मात्रा में हो पाती है। तो इसलिए इसकी अवधि बहुत कम होती है, अवधि बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित होती है। इसकी अवधि दोस्तों क्या है, सीमित होती है, जिसके कारण फसलों में पानी की कमी हो जाती है। इसके कारण फसलों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाती है। फसलों में दोस्तों क्या है, पानी की कमी हो जाती है। जैसे धान जो दोस्तों है, धान और पान और ये जो फसलें हैं, इनमें पानी अत्यधिक मात्रा में चाहिए होता है, जिसमें से पानी बहुतायत रूप से कम हो पाता है, जिसके कारण उपवास में बहुतायत मात्रा में कमी आ जाती है दोस्तों फसलों में पानी की। फिर उसके बाद में क्या होता है,
अब देख लेते हैं, ये तो इसकी कमी है, अब इसके निदान देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? निदान। इस समस्या का समाधान, इस समस्या का इस समस्या का समाधान करने के लिए इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार सरकार विशेष रूप से इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार विशेष रूप से विशाल बंद नेहरू विशाल बांध नेहरू का निर्माण किया। नेहरू का निर्माण किया। विशाल बंद नेहरू का निर्माण किया, जिसके कारण फसलों की सिंचाई सुलभ हो सकी हैं। फसलों की सिंचाई ही सुलभ हो सकी हैं। यानी इस तरीके से क्या है, उनका निदान भी कर दिया गया है कि किस तरीके से फसलों की सिंचाई जो है वो सुलभ हो पाई है। अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। तो आइए बांध देख लेते हैं। बांध अब किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं, बांध का क्या मुख्य उपयोग होता है। क्या लिखेंगे? बड़े मात्रा में जलाशयों और जल का संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है। बांधों से जल संग्रहण से बिजली उत्पादन मुख्य स्रोत है। बांध दोस्तों क्या है? ये बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। इन्हीं के द्वारा बिजली की उत्पादन भारतवर्ष में की जाती है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इनके कारण क्या हैं। तो ये कारण देख लेते हैं। कारण नंबर 1 देख लेते हैं, सामाजिक समस्याएं। तो ये देखते हैं दोस्तों, सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं। बड़े बांधों के निर्माण से
बड़े बांधों के निर्माण से बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी स्थापित होते हैं। उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। बड़ी मात्रा में वनों का क्षेत्र प्रभावित होता है। दोस्तों क्या है, यानी आदिवासियों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है, और जहाँ पर बांध जैसे बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो वहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं, जो वन होते हैं, उन्हें पूरी तरीके से समाप्त करना पड़ता है, जिससे पर्यावरण के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं, दूसरा कारण देख लेते हैं फ्रेंड्स। आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं? आर्थिक समस्याएं तो आर्थिक समस्याएं देखेंगे। इनकी आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं? बांध निर्माण में जनता का बहुत अधिक धन लग जाता है। जनता का बहुत अधिक धन लग जाता है। बांध निर्माण में जनता का बहुत अधिक धन लग जाता है, जबकि इस अनुपात में आपेक्षिक लाभ नहीं मिल पाता है। आपेक्षिक लाभ नहीं मिल पाता है। जबकि इस अनुपात में आपेक्षिक लाभ नहीं मिल पाता है, और प्रभावित लोग और अधिक पिछड़े हो जाते हैं। 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 तो दोस्तों ये था इसके आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब आइए देखते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए देखते हैं उसी का तीसरा पॉइंट। आर्थिक समस्याएं हो गई थी दोस्तों, अब देख लेते हैं पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं दोस्तों, बांध बनाने से क्या होता है, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका वर्णन हम लोग कर रहे हैं। तो पर्यावरणीय समस्या में क्या होती हैं? बड़े बांध निर्माण से
बड़े बांध निर्माण से बड़े स्तर पर बड़े स्तर पर बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है। बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता को क्षति होती है। जैव विविधता, दोस्तों ये जैव विविधता क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बना है, इससे बैक का वीडियो दोस्तों दूसरा पढ़ लेना। जैव विविधता क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता को क्षति पहुंचती है। जैव विविधता को क्षति पहुंचती है जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, हो गया दोस्तों आदि। ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप भी इसी में आता है दोस्तों, भूकंप। अब दोस्तों आप लोगों को शायद पता नहीं होगा लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं, जो ये बांध बनाए जाते हैं, चीन ने एक ऐसा बांध बनाया है, एक इतना बड़ा डैम बनाया है और उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में उसने पानी को एकत्रित कर दिया है कि जो पृथ्वी की रोटेशन गति है दोस्तों वो 17 सेकंड कम हो गई है। यानी पृथ्वी जो जिस तरीके से जिस स्पीड से घूमती है उसकी स्पीड में दोस्तों 17 सेकंड की कमी आ गई है। यानी जो पर आवर उसकी स्पीड होती है उसमें से 17 सेकंड की उसमें कमी आ गई है। इतना ज़्यादा उसने पानी उस बांध में एकत्रित कर दिया है। तो दोस्तों इससे होने वाले इस तरह की ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कहीं बाढ़ आ जाना, सूखा हो जाना, कहीं सुनामी आना या फिर भूकंप जैसे विनाशकारी दोस्तों आपदाएं आना, ये इन्हीं का कारण है। अब आइए देखते हैं इसका अगला टॉपिक। आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट दिया गया दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम। तो क्या लिखेंगे, कोयला और पेट्रोलियम तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, इनमें क्या होता है दोस्तों। तो कोयला और पेट्रोलियम लिखेंगे दोस्तों, कोयला और पेट्रोलियम दोस्तों ये क्या है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। कैसे हैं, जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम दोस्तों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है, इसे लिक्विड गोल्ड या येलो गोल्ड भी कहा जाता है, यानी द्रव सोना होता है, या इसे पीला सोना भी बोलते हैं पेट्रोल को दोस्तों। तो इसे क्या है, ये लिक्विड गोल्ड है। पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। कोयला और पेट्रोलियम लाखों वर्षों के कोयला और पेट्रोलियम लाखों वर्षों के कोयला और पेट्रोलियम लाखों वर्षों के पूर्व जैव मात्रा के हुए अपघटन से प्राप्त हुआ है या प्राप्त होता है। दोस्तों करोड़ों वर्ष पहले जो भौगोलिक उथल पुथल हुआ था उसमें जो जीव जंतु वनस्पतियां पृथ्वी के नीचे दब गई थी वो दोस्तों क्या है, जैव मात्रा के रूप में अब हमें कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम और कोयला के रूप में
चीज़ें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जीवाश्म ईंधन बोलते हैं और इनके भंडार जो हैं वो सीमित हैं। ये नवीनकरणीय, जैसे दोस्तों अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में भी आते हैं दोस्तों। इससे पिछले वाला जो एक चैप्टर था उसमें हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था कि परंपरागत ईंधन क्या होते हैं और गैर परंपरागत ईंधन क्या होते हैं, या नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं और अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं दोस्तों, पढ़ चुके हैं। तो ये वही वाली चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इसका क्या दिया गया है। इसका अगला टॉपिक में इसी में देखते हैं। तो हमारे देश में पेट्रोलियम के संसाधन जो हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर हमारे देश में पेट्रोलियम के संसाधन, पेट्रोलियम के संसाधन लगभग 40 वर्षों में, लगभग 40 वर्षों में, लगभग 40 वर्षों में तथा कोयला अगले, तथा कोयला अगले 200 वर्षों तक ही उपलब्ध रह पाएगा, उपलब्ध रह पाएगा। दोस्तों क्या है, यानी जो ये पेट्रोलियम है ये लगभग कितने वर्ष तक और चलेगा? 40 वर्ष तक और चल पाएगा। उसके बाद में इसके जो भंडार हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। और कोयला कितने दिन तक चल पाएगा दोस्तों? ये 200 वर्षों तक चल पाएगा। इसका मतलब है ये जो 40 वर्ष है दोस्तों, इस जनरेशन को तो हम लोग हो सकता है देख पाएँ, उसमें प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इस वाले को तो कभी देख ही नहीं पाएंगे दोस्तों, 200 वर्षों वाले जो क्राइटेरिया है दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं कि 40 वर्षों में पेट्रोल समाप्त होगा। और इस समाप्त दोस्तों जिस समय पेट्रोल से जो वाहन चल रहे हैं वो बाद में वो उसको किस चीज़ें से चलेंगी दोस्तों? हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, जो इस दोस्तों कई बहुत अच्छे अच्छे देशों के जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने जो एक टेक्निक निकाली है सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की दोस्तों, वो इन्हीं संसाधनों को देखते हुए निकाली गई है कि कुछ समय बाद यानी भविष्य में ये संसाधन एक बार फिर से समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद में ये चीज़ें कहाँ से चलेगी। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का जो निर्माण किया है वो इन्हीं की देन है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि 40 वर्षों में क्या पेट्रोल समाप्त होगा या नहीं होगा। ये चीज़ तो दोस्तों हम लोग देख पाएंगे। अब आइए देख लेते हैं अगले कुछ पॉइंट इसके। कोयला एवं पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं, जैव मात्रा से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर हो गया आदि गैसें पाई जाती हैं, आदि दोस्तों ये क्या है, ये सब गैसें पाई जाती हैं जैव मात्रा में। जब ये जलते हैं, जब ये जलते हैं तो मुख्य रूप से, जब ये जलते हैं तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन
मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं जो बहुत हानिकारक होती है, जो बहुत हानिकारक होती है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी होती है? जो बहुत ज़्यादा ही हानिकारक होती है। कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग, कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीन की दक्षता पर निर्भर करता है। हमारी मशीन की दक्षता पर निर्भर करता है। मशीन की दक्षता पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली घरों में किया जाता है। बिजली घरों मतलब दोस्तों जहाँ पर बिजली बनती है, मुख्य रूप से बिजली घरों में किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या पढ़ा आज। 10th क्लास की दोस्तों जो फिजिक्स थी वो आज पूरी यहाँ से दोस्तों समाप्त हो चुकी है। हम लोगों ने पूरी 10th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर से लेकर और जो इसमें 7th चैप्टर थे पूरे क्लियर कर लिए हैं दोस्तों। इसके जो सभी क्लासेस थी वो हमने अच्छे से तरीके से दोस्तों कवर की हैं। उसके साथ साथ में जो बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज थी वो भी हम लोग अच्छे से कवर करते आए हैं दोस्तों। अब इस जो लास्ट टॉपिक है इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। उसके बाद में पूरा एक बार फिजिक्स का टेस्ट देखेंगे यानी पूरे पहले चैप्टर से लेकर और ये 7 चैप्टर तक दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है, ऑब्जेक्टिव सीरीज का एक टेस्ट बनाएंगे, उसे दोस्तों आप लोगों को क्लियर करना है। उसके बाद में फिर आप लोग जैसा बताएंगे कमेंट करके कि इसके बाद में बायो चालू की जाए या फिर इसके बाद में केमिस्ट्री स्टार्ट की जाए, जैसा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे उसी हिसाब से इसके आगे की चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे और जारी रखेंगे दोस्तों। हो सकता है इसके बाद आप लोग जिस तरीके से सजेशन देंगे उसी तरीके से दोस्तों हम लोग बायो या केमिस्ट्री आगे स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये जो 7 चैप्टर क्लियर हो गए हैं, इन 7 चैप्टर का एक बार फिर से बहुविकल्पी टेस्ट करेंगे दोस्तों। कम से कम 100 क्वेश्चन रखेंगे उसमें और आप लोगों को पहले यानी पहले चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक दोस्तों अच्छे से कवर करनी है। एक बार रिवीजन करना है, उनको अच्छे से देखना है, उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें अच्छे से समझना है दोस्तों। इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में 100 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। उसमें देखेंगे दोस्तों अपना जो पीछे का तैयारी है कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाने से बेहतर है कि उनका अच्छे से रिवीजन और माइंड में सेटअप भी बैठना चाहिए। बाकी आप लोग यदि बुक में लिख कर रखते रहोगे तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। जब तक वो चीज़ें आपके माइंड में नहीं होंगी, आप उनको रोज़ रिवाइज नहीं करोगे, उन्हें पढ़ोगे नहीं सही से, तो पेपर अच्छे से नहीं हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। तो उनका आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। अब ये दोस्तों चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। उसके बाद में पूरी फिजिक्स यानी एक चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक की एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जैसा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयार करते रहिए दोस्तों।